मेजर पार्टी। आना थोड़ा आगे। कृष्णा जी, क्या क्या तैयारी है मीटिंग की? उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं? देखिए, उपचुनाव की पूरी तैयारियां हैं। राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी निश्चित तौर पे, मैं ये कहना चाहता सभी सीटों पर आज फाइनल हो जाएगा, करीब करीब नाम फाइन। हूँ। उम्मीद यही है। फीडबैक किस तरह का है, क्या कर रहे हैं गठबंधन वगैरह को लेकर? देखिए, वो तो आला कमान आपको जब अपनी बाइट वगैरह देंगे तो वो बता पाएंगे इसके बारे में कैसे क्या है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस सारी सीटें जीतेगी। जीतने वाली चुका है। और जिस तरह से बैठक शुरू होने वाली है, कुछ ही देर में यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुँचेंगे। हमारे साथ में महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी मौजूद है। सर, बैठक का पूरा आपने पूरा एक्शन बना लिया है, सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स लेके पहुँचे हैं। रंधावा जी भी जयपुर आ चुके हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज आ रहे हैं। क्या तैयारी है? देखिए, मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी क्षेत्र से लगातार हमारी मीटिंगें चल रही थी, पहले संगठन को लेकर के, उसके बाद प्रत्याशियों को लेकर के, और वो सारा फीडबैक जो भी वहाँ से क्षेत्रों से मिला है उसको लेकर के आज यहाँ पे आएंगे। हमारे सारे सह प्रभारी जो हैं एआईसीसी के वो आ रहे हैं, वो फीडबैक लाएंगे। इसके अलावा जो हमारी सीनियर ऑब्जर्वर्स है वो आएंगे, और रंधावा जी वगैरह और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है सभी बैठ करके, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, भंवर जितेंद्र जी, सब आज बैठ करके और उस पर एक मंथन करके मोटे तौर पर एक आउटलाइन तैयार कर लेंगे। बुनियादी जो चीज़ एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो मेन फोकस किया जा रहा है वो इस बात पे किया जा रहा है कि रणनीति क्या रहे, उम्मीदवार कौन हो। जी बिल्कुल, रणनीति जो है चुनाव प्रचार की क्या रहेगी, क्योंकि सब रणनीति उम्मीदवार के आप देख सकते हैं आधार कि पर यहाँ होती पर है। नेता पहुँचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है सीपी जोशी जी पहुँचे हैं और मीटिंग में पहुँच करके बातचीत करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है और बाकी जो टीम के लोग हैं वो अंदर आना शुरू हो गए। और जो मेन काम रहेगा वो रणनीति पे फोकस करना रहेगा, किस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगी और क्या तैयारियां रहेगी। जैसा कि अभी आपने देखा, कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने हमें बताया कि सभी लोग तैयारियां कर चुके हैं और यहाँ पर आज बड़ा एक्शन रहने वाला है, क्योंकि पहली जो एक तरह से बाजी है वो भाजपा खेल चुकी है, अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे इलेक्शन में बयानबाजी में जितनी ऑफेंसिव होकर के और एग्रेसिव होकर के खेल रही, क्या इस बार जो अपने उम्मीदवारों को उतारने में डिफेंसिव रहती है या फिर थोड़ा चीज़ों को देख करके सोच विचार करके जो है नाम जारी किए जाते हैं। आप देखेंगे अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो यहाँ पर आए हैं, सुखजिंदर रंधावा को अपने साथ में लेकर के आए हैं। उनकी अलग अलग टीम यहाँ पर पहुँच रही है। अशोक गहलोत से हम कोशिश करेंगे कि बातचीत कर सकें, किस तरह से इनका रहता है यहाँ पर मूवमेंट। सर, अहम बैठक है आज, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है आज। मीटिंग अहम ही होती है, अच्छी मीटिंग होगी, सब मिलके चलेंगे और हमारे बाई इलेक्शन में चुनाव जीतेंगे हम लोग। आज नाम फाइनल हो जाएंगे। देखिए, फाइनल तो होना हाईकमांड के हाथ में है। हम अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर पीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष और इंचार्ज ये बात करें दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठक में अशोक गहलोत हैं, दिग्विजय सिंह साथ में बैठे हुए हैं, एमपी के नेता हैं। आज एक्सपेक्ट नहीं था कि दिग्विजय सिंह यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उन्हें साथ में लेकर के आए हैं। और भी कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं अन्य इलाकों से, जो कि इस पूरी टीम में साथ रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस में एक तरह का जो मंथन किया जा रहा है, इसमें कई बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ मौजूद है। अशोक गहलोत दिग्विजय सिंह के साथ में यहाँ पहुँचे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह की बातचीत रहती है, अभी मंथन को लेकर के जो एक इशारा दिया उन्होंने वो हमसे बातचीत में वो स्पष्ट है कि यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा, रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, रणनीति को लेकर के विचार किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि अपनी जो सभी सीट हैं पिछली बार की जीती हुई, उनको तो बचाएं ही,
और कुछ अगर नंबर इम्प्रूव कर सकते हो तो वो सलम्बुर में ये करने की कोशिश करेंगे। और जो जीती हुई सीट थी उनको बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है ही। ऐसे में गठबंधन को लेकर के भी यहाँ पर जो है बातचीत होगी और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दिग्गज नेता। जी बिल्कुल, देखिए जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर देखने और समझने वाली कि जो फीडबैक मिला है यहाँ पर टीम को और जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके मुताबिक जो 4 टिकट हैं वो उन्हीं परिवार में जाने वाले हैं जो कैंडिडेट या तो जीत करके आए हैं जिनको कांग्रेस खो चुकी है। जैसे रामगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जुबैर खान के परिवार को, उनकी पत्नी को, ये बेटे को टिकट जा सकता है। झुंझुनू में जो ब्रजेंद्र ओला हैं उनके परिवार में उनके बेटे को टिकट जाने की संभावना है। साथ ही साथ दौसा की अगर बात करें तो मुरारी लाल मीणा जो हैं उनकी बेटी को टिकट जाने की संभावना है। इसी तरीके से अन्य सीटों के ऊपर भी स्थिति यही है। देवली उनियारा के अंदर जो है हरीश मीणा अपने परिवार में टिकट को ले जा सकते हैं, लेकिन कितना जो है इसके ऊपर कांग्रेस के आला कमान भरोसा करेंगे, क्योंकि आज रिपोर्ट फाइनल होकर के भेज दी जाएगी बाकायदा दिल्ली। और दिल्ली से ये जो लिस्ट है वो 22 की शाम को या 23 की सुबह जो है जारी कर दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अभी थोड़ा लिस्ट जारी करने में वक्त लगाएगी। बीजेपी देखिए लिस्ट करीब करीब फाइनल है, लेकिन ये एक रणनीति के तहत देरी से जारी की जा रही है जिसमें रूठों की संख्या ज़्यादा ना हो। अगर आप लास्ट में नाम जारी करते हैं, बहुत कम वक्त मिलता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को वक्त नहीं मिलता कि वो रूठ कर नाराज़गी जाहिर कर सकें या फिर पार्टी को इंटरनल डैमेज कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल की एक इनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है जिसके तहत इन्हें देर से जारी करना है। नाम करीब करीब फाइनल है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आज रहेगा गठबंधन की 2 सीट जो हैं, चाहे वो 84 की बात करें चाहे खीवसर की बात करें, उन दोनों सीटों को लेकर के जो बातचीत की जानी है, क्योंकि एक इंटरनल सर्वे कांग्रेस ने करवाया है कि बिना गठबंधन के हमारी स्थिति क्या रहती है और हम किस तरह से इस चीज़ को लड़ेंगे। लगातार गोविंद सिंह डोटासरा ये कहते रहे हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, सभी टीम लगाई हुई है, काम कर रहे हैं और हम इस पोजीशन में है कि कभी भी जो आला कमान की तरफ से इशारा मिलेगा हम चुनाव लड़ लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत से नेता यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कई और नेता कांग्रेस वॉर रूम का रुख कर रहे हैं जो कि संभावित उम्मीदवार भी हैं, इसमें सह प्रभारी भी हैं। इनसे हम लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनका आज रहता है। बातचीत करते हैं। पार्टी के सामने परिणाम आ गया। खींवसर की जनता ने 2023 में भी खूब कहा था, क्योंकि 2008 में विधानसभा खींवसर का जब गठन हुआ तब से लगाकर आज दिन तक कांग्रेस का ना पंचायत समिति में, ना जिला परिषद में, ना विधायक और एमपी में कभी खाता नहीं खुला। और वहाँ की जनता और कुछ चाह रही थी। वहाँ के अनीति और अहंकार भरे राजनीतिक वातावरण को खत्म करने के लिए जनता हमेशा मेरे साथ रहती है। बसपा से 2 मेरे चुनाव हनुमान बेनीवाल जी के सामने टक्कर में रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी के वहाँ जमान जब्त हुई थी। 19 के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब ने हरिंदर जी के प्रत्याशी के रूप में मेरा समझौता हुआ, मुझे आश्वस्त किया। तब से कांग्रेस का झंडा उठा के घूम रहा हूँ, जनता को जगा रहा हूँ। 23 में हो सकता है नेताओं से कोई गलतफहमी हो गई थी, जमान जब्त हो गई हमारी पार्टी की। और अभी मैंने वरिष्ठ नेताओं को सबको कहा है, वहाँ की जनता की आवाज़ मैंने पहुँचाई है। अगर वो क्या फैसला करते हैं वो तो उनके ऊपर है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो आप तैयार हैं पूरी तरह से कांग्रेस अपने दम पर लड़ने के लिए खींवसर में? देखिए जी, ये सर्वे विदित है कि दुरुक सिंह चौहान खींवसर की जनता की एक आवाज़ है। मेरे को पहचान दी तो खींवसर की जनता ने पहचान दी है। हारना जीतना एक अलग है। हो सकता है मेरा पहले योग नहीं था, अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। जनता जो फैसला करेगी दुरुक सिंह उस पर जाएगा। एक इंटरनल सर्वे कराया था कांग्रेस ने सीट पर, उसका क्या आउटकम आ रहा है? आप लड़ेंगे, लड़वाएंगे? देखिए, ये पार्टी के नेता आज क्या करते हैं, वहाँ की जनता और हम कांग्रेस को हमने 2 बार सहयोग किया है। लास्ट टाइम तक इंतजार करेंगे। आपको बुलाया आज बैठक में अंदर? नहीं साहब, देखो बैठक करने मैं कोई पदाधिकारी हूँ पार्टी का, मैं एक वहाँ की जनता का पहचान दिया हुआ कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस की विचारधाराओं से जुड़ के काम करने की मेरी बहुत इच्छा, मेरी टीम की इच्छा है। अब फैसला पार्टी करती है जिस पे हम लास्ट वक्त तक इंतजार करेंगे, वरना
खींवसर की जनता लास्ट पॉइंट तक इंतजार कर रही। क्या होगा, हमेशा खींवसर का फैसला अलग ही आता है, सबको पता है। सिंह जी, आप और हनुमान जी दोनों बीजेपी से भी ताल्लुक रख चुके हैं, कांग्रेस से भी आपका नाता रहा है। कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल अलायंस करके लोकसभा पहुंचे, पहले बीजेपी से। देखिए, मैं किसके साथ जाएगी जनता? स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक बड़े दल का कभी पदाधिकारी नहीं रहा। जनता ने मुझे एक निर्दलीय के रूप में, एक बसपा से मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी। जनता का वक्ती हूँ, इसलिए जनता जहाँ फैसला करती है मैं जनता के साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन टिकट नहीं मिलती तो फिर निर्दलीय आप लड़ेंगे क्या चुनाव? मैंने फैसला कभी पहले भी नहीं लिया, आज भी नहीं लूंगा। मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता, खींवसर की जनता इकट्ठी होगी, जो तय करेगी उस पर मुझे जाना होगा। धन्यवाद सर। लेकिन हनुमान बेनीवाल की अलग शैली रही। हनुमान जी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ की वजह से रहिए, एक बार मैदान सामने आ जाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वापस दे दो यार, हाँ दे दो आप। और अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर कुछ पार्टी के काम कर रहे हैं तो कहाँ का संभावित उम्मीदवार है? कहाँ का संभावित उम्मीदवार है? ये तो मेरे अरे शेर जी, यार जन टीवी का किसने दिया? सर पे दे मारा यार, भाई सर पे दे मारा जन टीवी वाला, सर पे दे मारा। किसने मारा? यही था। शॉर्ट कर दो, दोनों तीनों को डाल दो। इधर से लो शॉट। शेर जी, शेर जी, शेर जी, इधर आओ। उपचुनाव है, क्या क्या जीत के दावे हैं? क्या अभी पहले बैठक हो जाती है, उसके बाद मैं बताता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है और जिस तरह से पूर्व में भी जो हमारे उपचुनाव थे उसमें भी बहुत अच्छी कांग्रेस पार्टी लड़ी है, अच्छे परिणाम हुए हैं। भैया वायर अंदर से आवाज आएगी। बाद में बाद तो कर दिया देखो, पढ़ाई की बात में सच्ची बात बोलना ही लोग
राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस से एक मुस्लिम उम्मीदवार के लिए टिकट की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉर रूम में जब बैठक जारी है तो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि एक टिकट माइनॉरिटी का बनता है, माइनॉरिटी जब खुलकर के वोट करती है तो इन लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। कहाँ से हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? झुंझुनू विधानसभा। क्यों मांग कर रहे हैं? सर, मुस्लिम न्याय मंच के बैनर तले झुंझुनू से मुस्लिम न्याय मंच के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। सर, हम 75 साल से कांग्रेस के वफादार वोटर हैं। किसके लिए मांग कर रहे हैं, कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आए हैं, ना कांग्रेस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं। हम कांग्रेस के वफादार बंदे हैं। मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस का वफादार रहा है। हमारे वहाँ 70,000 वोट है झुंझुनू विधानसभा। सुनेगी आज यहाँ पर मीटिंग वाले कुछ आपको? नहीं सुनाई देगा। वोट देंगे। वोट देंगे नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे। आप बताइए। वोट नहीं देंगे अगर नहीं सुनेंगे तो हमारी। अगर टिकट नहीं मिला तो माइनॉरिटी वोट नहीं करेगी? वोट नहीं देंगे। कितने साल से दिया? 70 साल से कंटिन्यू वोट देते आ रहे हैं और हमेशा मांग करते रहे। मांग करते हैं, नहीं टिकट देते, अब की और वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चेतावनी है कांग्रेस के कोर वोटर्स की कि झुंझुनू सीट जो कि माइनॉरिटी बाहुल्य सीट है, उस पर अगर टिकट नहीं मिला तो इस बार बाईकाट किया जाएगा। शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये सीट खाली हुई है तो हरीश मीणा का क्या से है, वो क्या कहना चाहते हैं, किसका पक्ष रखना चाहते हैं, ये उनसे जाना जाएगा। क्योंकि जो है सीट वार लोगों को बुलाया जा रहा है। जैसे उनियारा देवली से अभी सीट पे जो हरीश मीणा सांसद बने हैं उनको अंदर बुलाया गया है, वो आए हैं। अशोक गहलोत अंदर मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, बाकी जो संभावित लोग हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारी बनाया गया है, उनको भी बुलाया गया है। फीडबैक लिया जा रहा है, एक रिपोर्ट ली जा रही है, बातचीत की जा रही है, कुछ ना कुछ निचोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आप देख सकते हैं कि बाहर जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं झुंझुनू सीट से। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल में अभी तक यहाँ से किसी को माइनॉरिटी से टिकट नहीं दिया गया, जबकि तादाद अच्छी खासी है, सभी लोग मिलकर के कांग्रेस को वोट करते हैं, उसके बावजूद इन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम अब बाइकाट करेंगे अगर माइनॉरिटी के या किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया तो। कांग्रेस में एक तरफ बाहर हंगामे जारी हैं, एक देवली उनियाना से कुछ देर पहले नरेश मीणा पहुंचे थे, उन्होंने भी टिकट की मांग की, जम के नारेबाजी की कोशिश की कि जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनके सामने अपनी बात मजबूती से रख सकें और अपनी बात को आगे पहुंचवा सकें। तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के दौर जारी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पार्टी कांग्रेस के प्रभारी सहायक प्रभारी आ रहे हैं यहाँ पर। मैम, मीटिंग चल रही है, किस तरह से देखते हैं? आपने सारी चीज़ों का फीडबैक लिया है, क्या स्थिति है, कांग्रेस किस पोजीशन में? कांग्रेस अभी 7 सीटों पे जीतेगी और अपना परचम फहराएगी। अभी मीटिंग चल रही है, टिकट के लिए चर्चा होगी। कुछ गठबंधन वाली सीटों को लेकर के भी प्लान है? इसका अभी जो हाईकमान डिसाइड करेगा। तो अभी बातचीत के बाद ही कुछ कह पाएंगे? कब तक जारी रहेगा मंथन करीब करीब? अभी बस देखते हैं कितनी बजे तक। जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि एक बड़ी बात है जिसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग सीटों के प्रभारी को अलग अलग वक्त पर बुलाया जा रहा है, वो अंदर जा रहे हैं वो रूम के अंदर और पहुंच करके अपनी रिपोर्ट जो है बाकायदा पेश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग अपनी टिकट की दावेदारी करने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है कि सचिन पायलट जिनकी शामिल होने की बातचीत की गई थी वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं। तो ऐसे में उनकी उपस्थिति को लेकर के या फिर टिकट में किस तरह का वर्चस्व देखने को मिलता है, गहलोत गुट का, पायलट गुट का, वो स्थिति भी यहाँ पर जो है स्पष्ट अभी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 22 या 23 तारीख को अपने टिकट की लिस्ट जारी करेगी। उम्मीदवार और संभावित उम्मीदवार अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फीडबैक की रिपोर्ट भी आ रही है, ओवरऑल निचोड़ शाम तक सामने आ जाएगा।
गाड़ी लिया। लेकिन कांग्रेस अनुशासित पार्टी है। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि टोक उनियारा से जो भी उम्मीदवार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी उसको हम सब एकजुट होकर के उसको जिताएं। ठीक है, 1 मिनट हरीश जी भी करेंगे। तो क्या रहा आज मीटिंग में? प्रभारी मीटिंग के प्रभारी पार्टी के प्रभारी आप ग्राउंड में हैं, जीते हुए हैं, प्रभारी सांसद बने हैं, क्या फीडबैक दिया, क्या तैयारी है? अधिकृत प्रभारी जी हैं इसके, मैं बोलने के लिए वो के सामने है। आपका जो पार्टी डिसाइड कर रही है आपसे राय मांगी गई है, राय दिया आपने? अरे हरीश जी वो हजमोहन जी क्या ये हरीश जी आपसे बुलवाना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से कौन है कैंडिडेट? हाँ हाँ, मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया है, सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। आज हम सब ने बैठ करके आगे होने वाले चुनाव के संबंध में जो भी कांग्रेस हाई कमान टोंक और उनियारा से उम्मीदवार तय करेगा उसकी हम सब संगठित रूप से मदद करके उसको विजय श्री दिलाएंगे। आपको भरोसा देते हैं कि ये सीट पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी की रही है और इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। किसके नाम चल रहे हैं? नामों पर विचार कांग्रेस हाईकमान कर रहा है गंभीरता से। आज शाम को या कल शाम तक फैसला हो जाएगा। आपने कितने नाम दिए? हमने नामों पर विचार हमने नहीं किया, नाम पर विचार कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। यार माइक तो नीचे करना पड़ेगा क्यों? नरेश जी पूछिए। हरीश जी के परिवार से कोई लड़ेगा? माइक नीचे करो। कांग्रेस हाईकमान सब सोच समझ करके उम्मीदवार घोषित करेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो अंदाजे आप अपने मन से लगा रहे हैं वो सब बेकार जाएगा। हरीश जी के परिवार से कोई लड़ेगा, क्या नाम दिया है? हरीश जी ने खुद ने घोषणा कर दी कि मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। हरीश जी तो बोल ही नहीं रहे बात। मैं बोल रहा हूँ ना, हरीश जी के सामने बोल रहा हूँ ना। हरिमोहन जी विजय बैसला संपर्क में है क्या आपके? विजय बैसला संपर्क में है क्या आपके? नहीं, विजय बैसला मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो उनके उम्मीदवार की आलोचना कर रहा है तो जो भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह सामने आ रहा है ये उसका प्रतीक है। हरीश जी टिकट नहीं तो वोट नहीं, टिकट नहीं तो वोट नहीं, टिकट नहीं तो वोट नहीं, टिकट नहीं तो वोट नहीं। किसी का टोपा गिर गया उधर? अभी तो हुई थी यार। नहीं हुई इनकी नहीं। आज चर्चा में सीधे पहला सवाल ये कहते हैं कि आपके परिवार से टिकट दिया जा रहा है, आपने कोई डिमांड करी, आपने कोई मांग करी है या पार्टी जिसको देगी उसी को साथ आप? देखो, आज पार्टी की मीटिंग हुई है उपचुनाव को लेकर। अब उसमें चर्चा में बहुत लोग होते हैं जो अधिकृत आदमी हैं। इसके अधिकृत हैं हमारे हरिमोहन जी शर्मा, हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो अधिकृत हैं, उनका जो विचार है वही चलेगा। सब लोगों ने अपने विचार रखे और सदस्य भी थे कमेटी के, सबने अपने विचार रखे। अब निर्णय पार्टी को करना है। कि आप सांसद हैं, आप ही की जगह सीट खाली हुई है तो आपकी तो कोई राय हुई होगी? मेरी भी राय हुई थी, पर चूंकि वो गुप्त एक मीटिंग थी, तो अधिकृत पार्टी ने श्री हरिमोहन जी शर्मा को इस सीट के लिए प्रभारी बनाया है। उनका बोलना ही उचित रहेगा। मुरारी मीणा कहते हैं मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, आप जैसा कहते हैं कि आपके परिवार से कोई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? कौन क्या बोलता है उसे मतलब नहीं, मैं तो मेरी बारे में बोल सकता हूँ। जो पार्टी निर्णय करेगी, जो कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी उसका मैं अच्छी तरह। उम्मीदवार तो है कोई अपने परिवार से जो संभावित हैं, बाकी वो पार्टी के ऊपर है फैसला। हरीश जी के परिवार से नहीं लड़ेगा, आप एंडोर्स करते हैं उसको? मैं ये कह रहा हूँ जिसको पार्टी टिकट देगी उसको जिताएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। दावेदार हरीश जी के नाम की दावेदारी हटाने का कोई कारण रहा? हरीश जी के नाम से दावेदारी हटाने का तो कोई प्रश्न विचार ही नहीं हुआ। हरीश जी दावेदार थे, ये तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जातिगत समीकरण तो साधना पड़ेगा ना। जातिगत समीकरण देखने का काम कांग्रेस हाईकमान का है, लेकिन कांग्रेस जातियों में विश्वास नहीं करने के बजाय वो परिस्थितियां जन्य स्थितियां देखकर कौन उम्मीदवार काम कर सकता है। और हमें भरोसा है
कि उनियारा देवली से हमेशा ही कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता रहा है, अब के भी हम जीतेंगे कामयाब। कोई चौंकाने वाला नाम आ सकता है सर सामने? परिवारों को टिकट देने की बात आ रही है, क्या परिवारों से दूर हो रही है कांग्रेस इस बार, या वो वही पुराना डरा चलेगा? परिवार से कहीं कोई दूर नहीं है। परिवार में भी अगर कोई योग्य उम्मीदवार है और राजनीति में वो अपना परिश्रम कर रहा है, सेवा कर रहा है और देश के और पार्टी के सिद्धांतों के प्रति अडिग है, तो किसी परिवार के सदस्य होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उसमें क्षमता होना चाहिए परिवार के उम्मीदवार है कि वो अपने आप की योग्यता साबित करे, और ये योग्यता हमारे राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से परिवार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक योजना मध्यस्थ अरबों रुपए खर्च कर परिवार के नाम पर जो उनको नुकसान पहुंचाने की बात किया है, आज राहुल गांधी ने अपने बलबूते पर पूरे देश का नेता साबित किया है। परिवारवाद भी है लेकिन व्यक्तिगत सामर्थ्य और क्षमता। कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है? हर चीज संभव है। थैंक यू। क्या ज्ञापन लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, हमारी डिमांड सिंपल सी है, जो हमारा हक है, हमारी डिमांड नहीं है। हम तो हमारा हक मांगने आए। राजस्थान विधानसभा के 7 सीटों पे उपचुनाव हैं, जिसमें से हम ये मांग रहे हैं कि 3 सीटें किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को दी जाए। हम राजस्थान मुस्लिम अलायंस की तरफ से कैंडिडेट नहीं दे रहे। जो भी कैंडिडेट होगा, मुसलमान होगा, वो हमारा कैंडिडेट होगा। हमें लगेगा हमें हक दिया है। मसूदा मुस्लिम सीट हुआ करती थी, ख़त्म कर दी। टोंक मुस्लिम सीट हुआ करती थी, ख़त्म कर दी। लेकिन अब ये वो मौका है जब सरकार बनने बिगड़ने का खेल नहीं है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई सरकार बनना ज़रूरी है। अब तो सरकार तो है ही नहीं। 6 सीटों में से और 7 सीटों में से अगर 3 मुसलमान को देंगे तो जीत के तो आएंगे, 100% जीत के आएंगे। तो हमारी डिमांड ये है कि 7 सीटें जो हैं, जिसमें से रामगढ़ मुसलमान को जाना ही जाना चाहिए, झुंझुनू मुसलमान को जाना ही जाना चाहिए, लेकिन 1 आध सीट और देखें जिससे मुस्लिम लीडरशिप का रेशो बढ़े, मुसलमानों की क़यादत मजबूत हो, बाहर से लोगों को नहीं आना पड़े कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत करो। ये कांग्रेस का काम है। हमने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया है, तो कांग्रेस ही ये काम करे। ठीक है ना? सरकार को नहीं घेर रहे हैं, वो सरकार की हकीकत बता रहे हैं कि किसी की चलती नहीं है, न मंत्री की, न मुख्यमंत्री की, न एमएलए की। ब्यूरोक्रेसी हावी है, वो ये कह रहे हैं, और उससे हम भी सहमत हैं कि भाई बीजेपी के किसी नेता की, जनप्रतिनिधि की नहीं चलती है। ये ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। ये एक तरीके से वो जो पर्ची सरकार है उसको सार्थक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं 10 साल अपनी दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी तरफ अगर देखा जाए, उनका भी जीरो मानता हूँ। और जो 10 महीने का जहाँ का है कार्यकाल, असेंबली में जो और लोगों में जो बात आ रही है कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि पर्ची सरकार, जो पर्ची सही चलती है तो वो कभी पर्ची गलत भी पर्चे में गलत आ जाती है। तो ये पर्ची अब चलेगी नहीं। लोग काम चाहते हैं और काम दिखाना चाहते हैं। हमने आज पैनल तैयार कर लिया है। हमने 7 सीटों का इन्होंने पैनल दे दिया है, और जो दिल्ली हमारी सीईसी की मीटिंग होगी उसमें क्या करना है वो एक दिन में आपको पता चल जाएगा। और हमारे पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस पूरे जोश से इलेक्शन लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। रंधावा जी, एक दिन कम नहीं हो रहा कि टाइम वेस्ट हो रहा है? देखिए, टाइम लोगों का मन बढ़ना चाहिए, और लोगों का मन बन गया है कि ये पर्ची सरकार, जहाँ डबल इंजन कह लो, इंजन भी फेल हो गया है तो पर्ची भी फेल हो रही है, पेपर ही पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चल रहा। इसलिए लोगों का मन बना है और हम यकीनन तौर पर जीत कर आए। भाजपा से नाराज नेता भी संपर्क में है कोई? देखिए कि कांग्रेस कभी जो ऐसे हैं बीजेपी जैसी गेम नहीं खेलती। हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हम दूसरों का सहारा लेकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नाराजगी उनकी होगी,
हमारा कांग्रेस का काम है कि अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको मजबूत कैसे करना है, कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, हम वो बात करेंगे जो कांग्रेस के वर्कर को अच्छी लगी। दिल्ली में आपसे झुंझुनू के लोग मिलने गए थे, अभी नरेश मीणा से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही? वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे? प्रदर्शन नहीं, उनको देखिए उन्होंने अपनी बात बताई, नरेश मीणा मैं और अध्यक्ष जी दोनों ही उसको मिले। देखिए हर कार्यकर्ता जो काम करता है उसका मन होता है कि मैंने जो काम किया है उसको पार्टी उसको रिवार्ड करे, तो उसकी बात सुनी और दिल्ली और उसको मैंने समझाया भी। आप देखिए जैसे वहाँ JNK में वो लड़का जब उसको टिकट नहीं दिया तो ऑल इंडिया कांग्रेस ने देखा कि उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस कभी भी किसी वर्कर को निराश नहीं करती, उसका जो ड्यू है वो देती है। आप तो खुद दिल्ली हो और गठबंधन दिल्ली में था। मैंने कह दिया ना, मैं कब कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ नहीं आप तो वो तो कह रहे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में है। दिल्ली में मैं भी दिल्ली में हमारा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि CEC की बैठक में इसकी बात की जाएगी कि जो राजस्थान के लोग हैं उनके ये 7 नाम हम लेकर आए हैं, उनमें अगर उनको किसी ने कांटेक्ट किया है तो वो वहाँ डिस्कस करेंगे, पर राजस्थान वालों ने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। सर परिवार भी काफी टिकट मांग रहे हैं जो क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि परिवार किसको मानते हैं आप। अगर किसी का बेटा, अब मैं भी कांग्रेसी परिवार से हूँ, मेरे फादर PCC प्रेसिडेंट रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो परिवार कोई अगर गलत है तो उसको नहीं करेंगे, अगर परिवार का फैमिली मेम्बर को अच्छा है तो जरूर टिकट दी जाएगी। थैंक आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, सभी जगह हमने उम्मीदवार तय कर लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार जो है, अभी एक इनके मंत्री कह रहे थे कि हम 10 महीने के काम के आधार पर इस उपचुनाव के अंदर जाएंगे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी में हिम्मत है तो 10 महीने के काम के आधार पर उपचुनाव के अंदर वोट मांगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ERCP PKC योजना का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान आना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो जयपुर का ये प्रोग्राम जो उन्होंने प्रस्तावित किया है, तीनों ही जिले, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे टोंक देवली हो, इन जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, उपचुनाव है, ये सारे जिले जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये एक प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इसरदा और नवनेरा बांध का काम शुरू किया, पूर्ण भी हो गया है और ये पूरा प्लानिंग हमारी थी। इन लोगों ने 10 साल तक इसको अटका के रखा, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। और वो ये दौरा जो है 13 नवंबर के बाद यहाँ बनाए और इसका शिलान्यास करें और जो हकीकत है वो भी जनता को जरूर बताएं। धन्यवाद। क्या पार्टी कैंडिडेट कौन कौन से सेलेक्ट कर रही है? क्या अभी बता दिया ना, घोषणा कब तक घोषणा कर देंगे कल तक। रवि भाई, एक भाई तो गोपाल जी ने आपको टारगेट करके बोला, गोपाल शर्मा जी ने आपके ऊपर गोपाल जी का प्रेम है और मैं गोपाल जी का वोटर भी हूँ। मैं वोटर सिविल लाइन का हूँ और सिविल लाइन का वोटर को तो वो याद रखेगी। मैंने देखा कि 3-4 बार मेरा नाम लिया है, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा उनको कि वो वोटर का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बात की तो वो मुझे पूरी बात सुनने पे ऐसा लगा कि एलिगेशन कांग्रेस पे कम और बीजेपी पे ज़्यादा है और बीजेपी के नेताओं पे ज़्यादा है। और फिर कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही किसी चीज़ पे, तो सरकार भी उनकी है, कार्रवाई कराने वाले कौन हैं? तो ये सब बातें एक विधायक को ये पता लगना चाहिए कि मैं सरकार का विधायक हूँ, हमारी सरकार है और मैं इस तरह से जवाब दूंगा तो जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी। इस बात का मैसेज उन्होंने दे दिया कि वो जनता के लिए काम नहीं करा सकते, सरकार उनकी सुन नहीं रही। आपके नाम पर कहीं और निशाना लगा रहे थे क्या वो? आपके नाम लेकर कहीं और निशाना लगा रहे थे? आपके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। मुझे पता लगे कौन सा है, मेरे को पता लगते ही मैं आपको बताऊंगा ज़रूर से कि किस बात का वो हवाला दे रहे हैं। एक और हवाला उन्होंने दिया
और 1 महीने पहले उनका कुछ और बयान था उस बात पे, और कल उनके बयान में उन्होंने उसको ट्विस्ट किया। तो उनको ये कोई भी बयान देने से पहले ये देखना चाहिए कि पहले उनका क्या स्टैंड रहा है, किस स्टैंड पे रहे हैं, और फिर उसको दोबारा क्या कह रहे हैं। पहले भी आप ही को कहा है और कल भी आप ही को कहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत। ओम जी आ जाओ। भवन सर, हाँ सर, इसी में चल लो, अभी बाद में कर लेंगे, अभी चलते हैं, उनकी चलने दो ना। नहीं वो तो चलेगा, ये थोड़ा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। और तो मैं आके अलग से दूंगा सर। पहले, अभी ये आइए, एक चलते चलते छोटा सा मीटिंग हुई है, सब अच्छा हुआ। किस तरह की, उनको ले लो। हाँ, किस तरह की रही सर मीटिंग? नहीं, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, सभी सारे सीनियर लीडर्स थे, और एक जो माहौल प्रदेश के अंदर बना है और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, सारी जो स्कीमें कांग्रेस की थी वो बंद हो गई हैं, जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हुए हैं, ना पानी मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये सरकार है, मंत्री आके मंत्री मुख्यमंत्री जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अफसरों की सरकार है, तो एक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। कांग्रेस के अधिकांश सीटें कांग्रेस जीतेगी। थैंक यू, थैंक यू। की वापसी के बाद में वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें आपका भी जिक्र किया गया है, किस तरह से इस स्टेटमेंट को देखते हैं और क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने विधायकों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, मंत्रियों के साथ बैठकर। अधिकतर लोग बंद, एक मिनट उसको बंद करो एक। जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं सर्कस है, और सर्कस इसलिए कह रहा हूं मैं कि सोच समझ कर कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ के जो कलाकार हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके नेता लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कितने बुरे हालात हैं बीजेपी में। इनके विधायक भाषण देते हैं, वहाँ पर एक विधायक दूसरे विधायक के खिलाफ बोल रहा है, और वो खुद कह रहे हैं कि इनकी सरकार में लोग अधिकारियों से मिले हुए हैं, और आज भी वो शायद ये भूल गए हैं कि सरकार बीजेपी की है, हमारी नहीं, हम तो हार गए। सरकार हमारे खिलाफ क्या बोलो। बीजेपी के कई नेताओं की आदत पड़ गई, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा कर दिया, प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कर दिया, अशोक गहलोत ने ऐसा कर दिया, सचिन पायलट ने ऐसा कर दिया, गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, सरकार तो तुम्हारी है। तो ये आपस में फ्रस्ट्रेशन है। और देखिए, जब आदमी कोई फेल हो जाता है तो झूठ, फरेब, धोखा, बिना सिर पैर की बात करता है। इनके विधायक फेल हो गए। जयपुर में एक भी सड़क का खड्डा नहीं भर पाए, 10 रुपए का टेंडर नहीं कर पाए। जयपुर में जितनी भी हाई टेंशन हट रही, सब मेरे ऑर्डर करवाए, मेरी सरकार के समय मैंने करवाए। 80 करोड़ रुपए की लागत से अभी हाई टेंशन हट रही है, गुजर की थड़ी से लेकर मानसरोवर तक की। पूरे जयपुर में हाई टेंशन हटाने का काम जो चल रहा है वो हमारी सरकार में हमने ऑर्डर किए। इन्होंने तो 10 रुपए का टेंडर नहीं किया। जो जयपुर में जो विधायक बीजेपी के फेल हो गए, फेल होने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया। ये फालतू की बातें वो करते रहते हैं। अब आपको पूरी सरकार मिल गई, फिर भी आप फेल हो गए, तो हम क्या करें? इसलिए अपनी सरकार पे अटैक करें। हमारा नाम लेकर बीजेपी के कुछ विधायक अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाकर अपनी सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और इनकी आपसी इनका मामला, क्या मामला हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमारे नाम के सारे यदि किसी एमएलए ये समझता है कि उन्हें फायदा हो जाएगा तो खूब ले, हमारा नाम, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से देखते हैं सर, 10 महीने सरकार के 10 महीने में विदेश दौरा भी करके आए। देखिए, मुख्यमंत्री जी विदेश दौरा करें, सब कुछ करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ दिन राजस्थान में भी रहना चाहिए। कुछ दिन तो बिताओ राजस्थान में। जनता अड़ीक रही है थाने राजस्थान में, और लोग ढूंढ रिया है, खटे है मुख्यमंत्री जी, खटे उप मुख्यमंत्री जी, खटे है मंत्री, खटे है एमएलए कन जाओ तो एमएलए कह रही हो हमारी चाली को नहीं, मंत्री कन जाओ तो वो क्या मन वही पत्तों को नहीं, बार थोड़ा दिन तो रुको। और लोग हंसिया आबाद केरिया लोग के साथ इस सरकार ने 10 महीना तो कांग्रेस की सरकार का कामा की समीक्षा करवा में लाग गया, और इतना बड़ा बड़ा चार्ज आ सरकार लगा रही है, कांग्रेस यहाँ कर दियो भी यहाँ कर दियो, तो आप कहीं कर दियो। कांग्रेस जो काम करके गई
तो वो काम आप रोक देते हैं। हमने कब मना किया है? आप हमारे फैसले बदल दो। लोगों में तो चर्चा यहाँ तक है कि जिन मामलों में ये मुद्दे उठा रहे थे हमारे खिलाफ, उन्हीं लोगों के साथ अभी सरकार काम कर रही है, वही अधिकारी हैं, वही ठेकेदार हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया? और आप में दम है कांग्रेस सरकार की कोई किसी काम के खिलाफ आपको कुछ एक्शन लेने की, तो करो ना। हमारे काम तो तुम्हारे सामने है। जलदाय विभाग की ये हालत है। जलदाय विभाग में इतने बड़े बड़े घोटाले के इन्होंने आरोप लगाए। क्या हुआ जलदाय विभाग में? जलदाय विभाग के जितने भ्रष्ट अधिकारी जिनके ऊपर इन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने एसीडी ने जिनके खिलाफ कहा, उन सबको प्राइम पोस्टिंग इन्होंने दी है। तो इनकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई क्या? हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे थे। तो चाहे जलदाय विभाग हो, बिजली विभाग हो, सब जगह करप्शन है। और यदि आप कह रहे हो कि बिजली विभाग में, जलदाय विभाग में इतना करप्शन हुआ, तो आप एक्शन करो ने। कौन मना कर रहा है? सरकार आपको मिल गई, फिर भी आपका एमएलए भी रोता रहता है, मंत्री भी रोता रहता है। भाई अब हमारे ये समझ में को नहीं आ रही, चाले कौन किया तो बता दो। जनता ढूंढ रही है। एमएलए में मंत्री रोएला सड़क पर, स्टेज पर खड़ा खड़ा कि माँ की चाले ही को नहीं, यहाँ कर दियो और यहाँ कर दियो। तो जनता को कहीं वेलो वोट थाने कोई ई वास्ते तोड़ना दियो तो रोता ही रहो। तो इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया कुछ लोगों का। वो अपनी पावर नहीं समझ रहे। ये नहीं समझते कि विधायक की कोई भूमिका। दिन भर विधायक झूठ ही झूठ झूठ, रोज मुद्दे बदले और दिन भर रोता रहे। दिन भर कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस के नेता ने ये कर दिया, दूसरे नेताओं का नाम लेता रहे, खुद की उपलब्धि जीरो हो। तो ऐसे आदमी बयान देते रहते हैं। लेकिन ये तय है कि बीजेपी की सरकार सर्कस बन गई। कल की मीटिंग में जो एमएलए ने भाषण दिया उससे साबित हो गया। एक सर ये टिकट अपने अभी बाकी ब्रेक कर चुका है बीजेपी का काफी हद तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण होते ही ये साबित हो गया है कि बीजेपी की सरकार फेल हो गई। जब सरकार फेल हो जाती है तब विद्रोह होता है। आप मुझे ये बताइए कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सत्ता पक्ष के टिकट बंटने के साथ ही, आप बताओ, झुंझुनू में विद्रोह हो गया, सलूम्बर में विद्रोह हो गया, रामगढ़ में विद्रोह हो गया, आपके ये देवली उनियारा में विद्रोह हो गया। ये विद्रोह का कारण ये है कि जो भी लीडर हैं बीजेपी के, वो समझ गए कि सरकार का तो कोई प्रेशर है ही नहीं, सरकार तो पॉपुलर नहीं है, हर आदमी कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। तो बीजेपी एक्चुअली में, बीजेपी के नेता राजस्थान संभालने की बजाय बाहर ज्यादा घूम रहे हैं। ना तो संगठन संभाल पा रहे, ना जनता को जवाब दे पा रहे। जनता में ये चर्चा हो गई, कहा सरकार तो फेल होगी, काई वेलो बीजेपी को, बीजेपी वाला तो कहीं कर ही को नहीं सके, दवाई को नहीं, अस्पताल का मायन, सड़क पर खाड़ा पड़ गया, पानी पीबा को बीसलपुर भर गयो, पर जयपुर में पानी को नहीं मिले पीबा ने। लोग केरिया कहीं करा, गाँव का मायन, खेतों लोगों की, किसाना की फसल खराब होगी, किसान बार गुड़ो कर रही है, एक टक्को कोई ने दियो को नहीं। एक एरिया राइजिंग राजस्थान कराला, लोग के कौन सो राइजिंग राजस्थान है बताओ तो सही काका, कोई के समझ में को नहीं आ रही। तो अभी हालात बहुत खराब है। और ये जो विद्रोह हुआ है बीजेपी में, ये साबित कर रहा है कि बीजेपी की अंदर खाते हालत ठीक नहीं है और बीजेपी के नेताओं ने समय रहते स्थिति नहीं संभाली। तो बीजेपी 7 सीटों पर बहुत बुरी तरह हारेगी। आज अपने टिकटों को लेकर भी मंथन हुआ है। नो डाउट, हमारे में टिकट अगर जाते हैं तो परिवारवाद के सवाल भी उठते हैं और कई लोग कहते हैं कि जैसे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि क्या दिक्कत है अगर विनेबिलिटी है। और देखिए, ये तय बात है, हमारे यहाँ पे या किसी भी पार्टी में सबसे पहले जीतने वाले प्रत्याशी को देखा जाता है। और ये फैसला कांग्रेस हाईकमांड जब भी करता है तो सोच समझ कर करता है। कांग्रेस पार्टी तो इस बार बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। जनता जानती है कि विपक्ष की भूमिका हमने ईमानदारी से बड़े दम से निभाई है। और ये तय बात है, 7 सीट हम जीतते हैं तो बीजेपी की नाक में नखेल डाल देंगे, लगाम दे देंगे जनता के हाथ में और जनता की वाहवाही हो जाएगी। यही बीजेपी वाले जो अभी जनता का कोई काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताएगी जनता, तो आप देखना यही बीजेपी वाले पीछे पीछे घूमेंगे जनता के। और जब जब उपचुनाव में विपक्ष जीतता है तो जनता की आवाज़ मजबूत होती है। और ये फैसले की घड़ी है और हमें पक्की उम्मीद है जनता हमें आशीर्वाद देगी तो 7 सीटें हम जीतेंगे। और ये जीत लोकतंत्र को जिताएगी, ये जीत जनता को जिताएगी। और कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है और टिकटों का फैसला भी रणधावा साहब आए हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं, तो अच्छा होगा और मानकर चलिए स्टेट के हित में होगा। परिवार को लेकर देखिए, ये हमारे यहाँ ये इस तरह की बातें तो बहुत इसलिए नहीं करते क्योंकि सिर्फ जीतने वाला देखा जा रहा है। जो जीतेगा उसको टिकट नहीं, जीतने की स्थिति बाद वाला एडवांस स्टोरी।